हेलो बच्चों, आप सभी का इस YouTube चैनल में स्वागत है जिसका नाम है क्रैश कोर्स सेंटर। हम लोग आज के इस वीडियो में क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उसको लेकर के आया हूं, जो कि एक मॉडल सेट है। ठीक है, तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें और जो भी बच्चे इस वीडियो में पहली बार आए हैं और देख रहे हैं वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारे द्वारा कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो भी बच्चे कलम और कॉपी लेकर के नहीं बैठे हैं तो वो जल्दी से अपना कलम और कॉपी लेकर आ जाएं ताकि कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें होते हैं उसको नोट कर लेना चाहिए। पहला क्वेश्चन है फ्रांस की क्रांति कब हुई? ऑप्शन 1 है 1759, दूसरा है 1769, तीसरा है 1779 और चौथा है 1789। तो बताना है बच्चों आप लोगों को कि ये फ्रांस की जो क्रांति हुई कब हुई थी। तो चलिए बता देते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि सामाजिक उपबंध, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक पुस्तक का लेखक कौन थे? तो आप लोगों ने चैप्टर में पढ़े होंगे। तो चलिए इसके ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन है रूसो, दूसरा है मॉन्टेस्क्यू, तीसरा है दिदरो और चौथा है वोल्टेयर। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा रूसो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? जो यंग इटली नाम का जो सोसाइटी था है ना, उसकी जो स्थापना है किसने की थी? ऑप्शन नंबर 1 है काबूर, दूसरा है मेजनी, तीसरा है बिस्मार्क और चौथा है रूसो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों मेजनी ने ही है जो यंग इटली सोसाइटी की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 4 है इटली का एकीकरण कब हुआ था? है ना, जो इटली का एकीकरण है वो कब पूरा हुआ था? ठीक, तो ऑप्शन है यहाँ पे 1851, दूसरा ऑप्शन है 1861, तीसरा ऑप्शन है 1870, चौथा ऑप्शन है 1881। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा जो सही है वो सही हो जाएगा। 1870 में इटली का एकीकरण पूरा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि शुल्क संघ जोलवेराइन की स्थापना किसके पहल पर की गई? जो जोलवेराइन की जो स्थापना थी, जो कि क्या थी, एक शुल्क संघ थी, उसकी स्थापना किसकी पहल पर की गई? पहला ऑप्शन है पर्सा, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा रूस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों वो ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा पर्सा। इसी तरह का क्वेश्चन पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को कि जोलवेराइन की स्थापना किया जाए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, VBI क्वेश्चन है, एग्जाम के व्यू से VBI है, इसको VBI लगा लें और याद कर लें। तो बता इसका ऑप्शन फर्स्ट में है कि 13 अप्रैल 1919, दूसरा ऑप्शन है 15 अप्रैल 1919, तीसरा ऑप्शन है 20 अप्रैल 1919, चौथा जो ऑप्शन है वो है 25 अप्रैल 1919। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और कहाँ हुआ था? अमृतसर में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां नंबर क्वेश्चन है कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो जाएगा कि हिंद स्वराज नामक पुस्तक की स्थापना किसने की थी? पहला ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, चौथा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी ने ही हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 18 है स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, यह कथन किसने कहा था? ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है लाला लाजपत राय, तीसरा है बाल गंगाधर तिलक और चौथा है बिपिन चंद्र पाल। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? बाल गंगाधर तिलक ने ही यह कथन कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर के रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
9 नंबर क्या बोलता है, देखिए पढ़िए। ब्रिटिश सरकार ने कैसर ए हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया? जो ब्रिटिश सरकार थी, है ना, अंग्रेज लोग थे, वो कैसर ए हिंद की एक उपाधि होती थी, ये उपाधि से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है, किए थे, है ना। ऑप्शन नंबर 1 है श्रीमती इंदिरा गांधी को, दूसरा है पंडित जवाहरलाल नेहरू को, तीसरा है रविन्द्रनाथ टैगोर को और चौथा है महात्मा गांधी को। तो याद रखिए बच्चों कि ये जो सम्मान था कौन सा, केसरे ए हिंद, वो महात्मा गांधी को सम्मानित किया गया था। अंग्रेज जो लोग थे वो महात्मा गांधी को सम्मानित किए थे केसरे हिंद से। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? देखिए, है ना, ऑप्शन है महात्मा गांधी को सीमांत गांधी कहा जाता है, दूसरा है श्रीमती इंदिरा गांधी को सीमांत गांधी कहा जाता है, और तीसरा है अब्दुल गफर खां को सीमांत गांधी कहा जाता है, और चौथा है पंडित जवाहरलाल नेहरू को सीमांत गांधी कहा जाता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा, है ना। अब्दुल गफर खां को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। कौन सा गांधी? सीमांत गांधी के नाम से। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कोई नहीं जानते हैं इसको, इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन में है 2 प्रकार का, 3 प्रकार का, 4 प्रकार का, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पहला सही हो जाएगा, है ना। 2 प्रकार के संसाधन होते हैं उत्पत्ति के आधार पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, 12 क्या बोल रहा है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नांकित में से मुख्य कारण क्या है ना। जो पंजाब की भूमि का जो निम्नीकरण हुआ था उसका मुख्य कारण क्या था? नीचे दिया गया गहन खेती, दूसरा है अधिक सिंचाई, तीसरा है वनोन्मूलन, चौथा है पशुचारण। तो बता दें बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा अधिक सिंचाई। ठीक है, अधिक सिंचाई के कारण ही ये पंजाब की भूमि का निम्नीकरण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 क्या बोलता है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया? ऑप्शन है 1992 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन है 1997 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 2005 ईस्वी और चौथा ऑप्शन है 2012 ईस्वी। तो बच्चों याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, इसको भी VVI लगा लीजिएगा कि पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी को हुआ था, है ना, लंदन में। क्वेश्चन नंबर 14 है कि किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है? यहाँ याद रखिएगा, यहाँ पे बहुत लोग देखते हैं काली मृदा और तुरंत किस में लगा देते हैं टिक? गुजरात में। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या बोला है? यहाँ बोला है कि नहीं पाई जाती है। यहाँ पे कौन सा ऐसा क्षेत्र है, राज्य है जिसमें काली मृदा नहीं पाई जाती है? पहला महाराष्ट्र, दूसरा गुजरात, तीसरा मध्य प्रदेश और चौथा राजस्थान। देखिए ये तीनों में, महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, तीनों में काली मिट्टी पाई जाती है, लेकिन जो राजस्थान है वहां पे काली मिट्टी नहीं पाई जाती है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 15 नंबर में चलते हैं। क्या बोलता है कि इनमें से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है कृषि प्रसार, दूसरा है वृहद स्तरीय विकास परियोजनाएं, तीसरा है पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना और चौथा है तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण। तो बता दें मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा। तीव्र औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण ही, है ना, वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का कारण बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे टिक लगा लें, है ना। ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है एग्जाम में कि बाघ परियोजना किस वर्ष शुरू हुई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर है 1972, दूसरा ऑप्शन है 1973, तीसरा ऑप्शन है 1974 और चौथा ऑप्शन है 1975। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1973 सही आंसर हो जाएगा, मीन्स ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 1973 में बाघ परियोजना की शुरुआत किया गया था। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा विभाजन में किस श्रेणी को रखा गया है? ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है संकटग्रस्त, पहला ऑप्शन है संकटग्रस्त जातियां, दूसरा है दुर्लभ जातियां और तीसरा है लुप्त जातियां और चौथा इनमें से सभी।
तो देखिए जितने भी ऑप्शन है, संकटग्रस्त जातियां, दुर्लभ जातियां और लुप्त जातियां, तीनों के तीनों ऑप्शन सही है। ठीक है, इसलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा, सभी, है ना, सभी को, है ना, संरक्षण संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा विभाजन किया गया है, इसकी श्रेणी में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि 14वीं शताब्दी में किसने दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास का निर्माण करवाया? ऑप्शन नंबर है चंद्रगुप्त, दूसरा है इल्तुतमिश और तीसरा अशोक, चौथा है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों वो इल्तुतमिश हो जाएगा। ठीक है, इल्तुतमिश ने ही हौज खास का निर्माण करवाया था सिंचाई के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नांकित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है बहुउद्देशीय परियोजनाएं उन क्षेत्रों में जल जलाती है जहां जल की कमी होती है, सही बात है ये चीज। ठीक है, दूसरा यहाँ बोल रहा है कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल का बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती है, ये भी बात कथन सही है ना। तीसरा कथन क्या बोल रहा है कि बहुउद्देशीय जो परियोजनाओं होती है वो से बृहद स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म हो जाती है। ये जो है ना, ये जो ऑप्शन है कथन है वो गलत है। ठीक है, और चौथा जो ऑप्शन है वो बहुउद्देशीय परियोजनाएं हमारे उद्योग और घरों के लिए विद्युत पैदा करती है। देखिए तीनों जो ऑप्शन है 1, 2 और ये 4, ये सारे के सारे कथन जो है सही है, लेकिन कौन सा तर्क सही नहीं है? तो तीसरा नंबर जो तर्क है वो सही नहीं है, इसलिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो तीसरा नंबर सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमको क्या पूछा है कि कौन सा तर्क सही नहीं है ना, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के लिए। तो इसका आंसर तीसरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको भी आप कॉपी में राइट डाउन कर ले। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर है गंगा, दूसरा है यमुना, तीसरा है नर्मदा और चौथा है गोदावरी। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों वो 3 नंबर सही आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी। नर्मदा नदी में ही सरदार सरोवर बांध बनाया गया है। और ये भी क्वेश्चन पूछता है कि नर्मदा जो नदी है वो कहाँ पे गिरती है, अरब सागर में गिरती है कि बंगाल खाड़ी में गिरती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बंगाल की अरब सागर, है ना, नर्मदा नदी का जो पानी है वो अरब सागर में गिरती है। और ये भी क्वेश्चन होता है कि कौन सा नदी जो है वो डेल्टा नहीं बनाती है? तो नर्मदा नदी एक ऐसी नदी है जो कि डेल्टा नहीं बनाती है, बाकी सारी नदियां नर्मदा और तापी को छोड़कर बाकी सारी जो भारत की नदियां सभी की सभी डेल्टा बनाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। 21 नंबर क्या बोल रहा है कि सामान्यतः किसी देश का विकास किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? कि कोई भी देश विकास हो रहा है कि किसी देश में कि नहीं हो रहा, वो कैसे पता चलेगा? तो देखिए पहला ऑप्शन है कि प्रति व्यक्ति आय से पता चलेगा, और दूसरा है ऑप्शन है लोगों की स्वास्थ्य स्थिति से पता चलेगा, तीसरा ऑप्शन है ना, देखिए तीसरा यहाँ दे दिया है, दूसरा यहाँ दे दिया, तो दूसरा यहाँ पे देखिए तीसरा ऑप्शन दिया है यहाँ पे, तो औसत साक्षरता दर से पता चलेगा, और चौथा इनमें से सभी। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय। किसी भी देश का जो विकास है वो कैसे पता चलता है? वो प्रति व्यक्ति आय से ही पता चलता है कि कौन सा देश विकसित कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि मान ले कि किसी देश में 4 परिवार हैं, इन परिवारों की प्रति व्यक्ति आय 5000 है, और अगर 3 परिवारों की आय क्रमशः 4000 से 7000 और 3000 है तो चौथे परिवार की आय क्या है? तो ऑप्शन है 7500, दूसरा है 3000 और तीसरा है 2000 और चौथा है 6000। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों 6000 आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां नंबर क्या बोल रहा है कि मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है? ऑप्शन नंबर 1 है स्वास्थ्य, दूसरा है शिक्षा, तीसरा है प्रति व्यक्ति आय और चौथा इनमें से सभी। तो बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, मानव विकास जो रिपोर्ट है वो देशों की तुलना किससे करती है? स्वास्थ्य, वहां के स्वास्थ्य कंडीशन को देखती है, शिक्षा व्यवस्था को देखती है और प्रति व्यक्ति आय को भी देखती है। इन तीनों को मिला करके ही कोई भी सूची या रिपोर्ट तैयार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर क्या बोल रहा है कि एक वर्ष में पैदा हुए प्रति 1000 जीवित बच्चे में से 1 वर्ष की आयु
से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या क्या कहलाती है? देखिए, पहला ऑप्शन है शिशु मृत्यु दर, दूसरा ऑप्शन है मातृ मृत्यु दर, और तीसरा ऑप्शन है मृत्यु दर, और चौथा है औसतन जन्म दर। तो जन्म दर तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ क्या बोल रहा है कि मर जाती है ना, मर जाती है, और मर जाती है तो मृत्यु दर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि कौन सा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। देखिए, तो ये शिशु मृत्यु दर हो जाएगा, मृत्यु दर भी नहीं होगा। यहाँ शिशु का बात कर रहा है, बच्चा का बात कर रहा है, और वो कोई भी बच्चा है वो कब शिशु कहलाएगा? जब वो 0 से 1 साल का से कम का एज का में वो मरता है, वो कोई बच्चा है ना, तो वो शिशु में आता है, तो इसलिए उसको शिशु मृत्यु दर बोलेंगे, ना कि मृत्यु दर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, क्या बोला? वनोत्पाद का संग्रह करना किस क्षेत्र की गतिविधि है? तो पहला ऑप्शन है द्वितीयक, दूसरा है प्राथमिक, और तीसरा तृतीयक, और चौथा चतुर्थक। तो बता दे बच्चों कि जो वन से जो भी उत्पाद हम लोग संग्रह करते हैं, खाने वाला चीज या फिर कुछ भी चीज, तो वो मेरा कौन से क्षेत्र में आता है? तो वो मेरा प्राथमिक क्षेत्र में आता है, मतलब प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन है कि वे क्षेत्रक जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन करना होता है, कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? संगठित क्षेत्र, असंगठित क्षेत्र, संगठित और असंगठित क्षेत्र दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो बता दे बच्चों कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, संगठित क्षेत्र कहेंगे उसको। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन है कि रमेश, सुरेश, नरेश और राकेश 4 भाई हैं। रमेश खेतों में काम करता है, सुरेश किसी फैक्ट्री में मजदूरी करता है, और नरेश एक शिक्षक और राकेश एक टैक्सी ड्राइवर है। इनमें से किसके कार्य सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो इसका जो ऑप्शन दिया हुआ देखिए, सुरेश और नरेश दिया हुआ है, सुरेश और राकेश दिया हुआ है, नरेश और राकेश दिया हुआ है, और चारों भाई दिया हुआ है। तो बता दे बच्चों कि इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ शिक्षक, और जो टैक्सी ड्राइवर वो सेवा क्षेत्र में आएंगे। तो कौन कौन टीचर है? तो नरेश टीचर है और राकेश टीचर है। तो जहां नरेश और राकेश होगा वही आंसर सही होगा। तो देखिए ये ऑप्शन नंबर 3 में सही आंसर है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, नरेश और राकेश दोनों सेवक क्षेत्र में है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि रोहन एक अकुशल बेरोजगार युवक है। वह रोजगार की गारंटी देने वाली सरकारी योजना मनरेगा के तहत अपना पंजीयन करवाता है। रोहन को वर्ष में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी मिलेगी? मतलब हम लोग जानते हैं कि रोजगार गारंटी जो अधिनियम चल रही है गवर्नमेंट की तरफ से, तो वहां पे अगर पंजीकृत कराता है कोई आदमी, कोई बेरोजगार, और उसको 100 दिन की अगर रोजगार की गारंटी नहीं मिलेगी तो उसको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, जितना दिन वो बैठ के रहेगा 100 दिन उसको काम मिलेगा ही। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 100, ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा 100। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है कि एक खेत में लक्ष्मण और उसके परिवार के 4 व्यक्ति काम करते हैं, जिसमें सालाना 20 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होता है। लक्ष्मण के चचेरे भाई करण ने 1 वर्ष तक लक्ष्मण के परिवार के साथ मिलकर कार्य किया, परंतु उस वर्ष कुल उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई। करण की परिस्थिति को किस श्रेणी में रखा जाएगा? मतलब समझ रहे हैं ना। तो ऑप्शन इसमें है कि मौसमी बेरोजगारी, दूसरा है प्रशिक्षण बेरोजगारी, और तीसरा शहरी बेरोजगारी, और चौथा शिक्षित बेरोजगारी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों वो दूसरा नंबर सही आंसर हो जाएगा प्रशिक्षण बेरोजगारी। प्रशिक्षण बेरोजगारी, ये प्रशिक्षण बेरोजगारी क्या है कि जहां पे 2 व्यक्ति का काम है, ठीक है, और वहां 4 व्यक्ति जाकर के काम किए जा रहा है वही काम को, तो ये 2 जो व्यक्ति हो जाएगा वो क्या, जो एक्स्ट्रा 2 व्यक्ति काम कर रहा है वो प्रशिक्षण बेरोजगारी कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर की अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की ही गणना क्यों की जाती है? ऑप्शन नंबर है बेरोजगारी से बचने के लिए, दूसरा दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए, तीसरा है अधिक लागत की समस्या से बचने के लिए, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बता दे बच्चों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा सही आंसर हो जाएगा, दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए। 31 नंबर क्वेश्चन है कि सत्ता की साझेदारी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर 1 है सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभकर है, दूसरा इनमें से सामाजिक समूहों में टकराव का अंदेशा घटता है, तीसरा है यहाँ
यह अस्थिरता एवं आपसी फूट को बढ़ाती है। चौथा है सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ अस्थिरता एवं आपसी फूट को बढ़ाती है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में कौन बेल्जियम का एक भाषाई समूह नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है फ्रेंच, दूसरा स्पेनिश, तीसरा डच और चौथा जर्मन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों वो ऑप्शन नंबर दूसरा सही आंसर हो जाएगा स्पेनिश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका में किस राजभाषा घोषित किया गया? मतलब किसे जो है राष्ट्रभाषा के रूप में घोषित किया गया जब श्रीलंका आजाद हुआ उसके बाद? तो पहला ऑप्शन है तमिल, दूसरा है हिंदी, तीसरा है पाली और चौथा है सिंहली। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों वो ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा सिंहली। सिंहली को ही जब श्रीलंका आजाद हुआ था उसके बाद उसका जो राजभाषा था वो सिंहली ही रखा गया। क्वेश्चन नंबर 34 है कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? ठीक है, हमारा जो पड़ोसी देश है, ठीक है, दक्षिण की ओर है भारत के। ऑप्शन नंबर 1 है 1945, दूसरा है 1946, तीसरा है 1947 और चौथा है 1948। तो बच्चों इसका सही आंसर हो जाएगा 1948। 1948 में ही श्रीलंका जो देश है जो आजाद हुआ था। क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्न में कौन संघवाद की एक विशेषता नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है यहाँ सरकार 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली होती है। दूसरा, अलग अलग स्तर की सरकार एक नागरिक समूह पर शासन करता है। तीसरा है विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं होते हैं। चौथा है अदालतों के संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं है, ये गलत है कथन। ठीक है, ये विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर कि निम्न में से कौन भारत की अनुसूचित भाषा में के रूप में शामिल नहीं है? है ना, भारत की अनुसूचित भाषा में के रूप में शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 है अरबी, दूसरा है मैथिली, तीसरा है संथाली और चौथा है असमिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा अरबी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है कि राज्य सरकार वो राज्य सूची से सम्मिलित है। ठीक है, सही आंसर है ये। केंद्र सरकार संघ सूची से सम्मिलित है, ये भी सही है, ये भी सही है। और केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है वो समवर्ती सूची से संबंधित है, ये भी सही है। चौथा नंबर है स्थानीय सरकार और अवशिष्ट अधिकार। तो ये जो संबंध है वो गलत है और इसीलिए इसका सही आंसर यही होगा ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि यहाँ पूछा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि भारत में विकेंद्रीकरण के संबंध में कौन सा सत्य है? ऑप्शन नंबर 1 है अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 है वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। तीसरा है कम से कम 1/4 पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। चौथा है पंचायत और नगरपालिका चुनाव कराने के लिए राष्ट्रीय चुनाव आयोग नामक स्वतंत्र संस्था का गठन किया गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? पहला है कि वर्ग विशेष की हित समूह। क्या बोलता है? किसी विशेष तबके या समूह के हितों को बढ़ावा देने वाले संगठन। तो ये सही है, सुमेलित है। तो दूसरा है ऑप्शन में राजनीतिक दल। राजनीतिक दल किसे कहते हैं? ऐसा संगठन जो राजनीतिक सत्ता पाने की गरज से लोगों की लामबंद करता है। तीसरा ये भी सही है। और तीसरा है आंदोलन, किसी सामाजिक समस्या के समाधान के लिए चलाया गया एक ऐसा संघर्ष जिसमें सांगठनिक संरचना हो भी सकती है और नहीं भी। ये भी जो है आंदोलन का मतलब सही बताया है, तो ये भी सही है। और चौथा नंबर है कि दबाव समूह। ठीक है, राजनीति में सीधे भाग लेते हैं, ये गलत है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा।
40 नंबर को है और लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है नर्मदा बचाओ आंदोलन एक मुद्दे पर आधारित आंदोलन है। दूसरा क्या कहता है कि खाद्य विक्रेताओं का संघ दबाव समूह, और तीसरा है कि तृणमूल कांग्रेस राजनीतिक दल, और चौथा ऑप्शन है श्रीलंका संघात्मक शासन प्रणाली। तो यहाँ क्या बोल रहा है, कौन सुमेलित नहीं है? ये तीनों का तीनों जो है ना वो सही है, लेकिन ये चौथा है ना वो सुमेलित नहीं है, इसलिए यही आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के लिए साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।